हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय नीरज पब्लिकेशन। जून 2023 की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं एग्जाम्स की, यानी कि टर्म एंड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो नीरज पब्लिकेशन की बुक आप लोग पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है बुक्स पर, गाइड बुक्स पर। 500 से ज़्यादा की बुक्स आप यहाँ पे परचेज करते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। और साथ ही साथ अगर मैं आपको एक प्रोमो कोड देती हूँ, अगर आप वो भी यूज़ करते हो तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। उसके लिए आपको एक कोड यूज़ करना पड़ेगा। कोड मैं बता देती हूँ, NEP 2023 यूज़ करें और आपको और भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। इससे आपको करना क्या है, नीरज पब्लिकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना और जाके ऑर्डर कर देना। कोई भी गाइड बुक आप परचेज करना चाहते हैं तो आप वहाँ जाके इजीली कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो देरी किस बात की, जल्दी से जाओ और उसको परचेज करो। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप मजे में होंगे, मस्ती कर रहे होंगे। बट आप लोगों के एग्जाम्स आने वाले हैं तो आप लोगों को थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। सो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए वीडियो बनाई जाए। अगर आप लोग इग्नू से हैं, क्लास 11 के स्टूडेंट हैं, 12th के हैं, साइंस स्ट्रीम से हैं, BBA BCom या MDU से कर रहे हैं ग्रेजुएशन, इग्नू DU कहीं से भी कर रहे हो, तो ये इंट्रोडक्शन है अकाउंटिंग का। जिनका बेसिक बिल्कुल ही क्लियर नहीं है अकाउंट्स को लेकर के, आज हम अकाउंटिंग करने वाले हैं, वो भी कोड की मदद से। आपको पूरी अकाउंटिंग यूं रट जाएगी विद इन अ सेकेंड। ठीक है, आपको बस कोड याद रखने हैं, कोड से पूरा अकाउंटिंग याद होना शुरू हो जाएगा। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, बने रहना वीडियो के लिए। कहीं ना कहीं बेनिफिट जरूर देगा, कहीं ना कहीं क्या डेफिनेटली मिलेगा। अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो फायदा बहुत मिलेगा। पूरे फर्स्ट चैप्टर अकाउंटिंग को पूरा समाप्त करेंगे, वो भी कोड की मदद से। तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग की। ठीक है, तो देखो बात यहाँ पे ये आती है कि सपोज यहाँ पे एक पर्सन है रोहित। ठीक है, इसका ये एक बिजनेस है। ठीक है, बिजनेस ये चला रहा है। तो बिजनेस ये चला रहा था तो इसको बहुत सारे मतलब सामान इसने बहुत सारा खरीदा और बहुत सारा बेचा। सपोज इसका काम था शर्ट को बेचना। ठीक है, अब कोई शर्ट यहाँ पे 250 रुपए की थी, कोई शर्ट यहाँ पे 500 रुपए की थी, कोई 700 रुपए की थी। अलग अलग शर्ट्स थी और अलग अलग यहाँ पे पैंट्स थी। पैंट्स कोई 1000 रुपीज की है, कोई 2000 की है। इस ऐसे तरह तरह की वैरायटी इसके बिजनेस के अंदर अवेलेबल थी। ठीक है, तो इसके अंदर जो इसका बिजनेस है उसमें ये इतनी सारी डीलिंग कर रहा है, मतलब सामान को लाके इसने अभी दुकान में सजा के रख दिया है और ये सामान को अभी बेचने वाला है। ठीक है, तो एक एक करके इसकी दुकान में लोग आते हैं। जैसे एक दिन प्रिया आती है, वो इनकी दुकान में आती है और 700 वाली शर्ट खरीद के लेके चली जाती है। ऐसे ही रीमा आती है, 2000 की पैंट खरीद के चली जाती है। तो ऐसे तरह तरह के लोग, ऐसे पता नहीं कितने सारे लोग हैं जो इसकी दुकान में आते हैं और इससे सामान खरीद के चले जाते हैं। देखो यहाँ पे ये जो शर्ट बेच रहा है, ये जो पैंट बेच रहा है, ये तो था इसका MP, मतलब मार्केट प्राइस इतना बेच रहा है वो। लेकिन इसकी कहीं ना कहीं कॉस्ट प्राइस भी होगी, यानी कि ये जो जितने में बेच रहा है उससे ये कम में लाया होगा। यानी कि अगर 1000 रुपए की शर्ट है तो कहीं ना कहीं ये 500 की या 400 रुपए की लाया होगा, तभी तो प्रॉफिट लगा के जोड़ के इसको बेच रहा है ये। तो ये सारी चीजें जब ये लाया था कॉस्ट प्राइस, तो इसने कहीं भी इस चीज को रिकॉर्ड नहीं किया था। इसने सोचा कि मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, मेरे पास बहुत दिमाग है, तो इसने क्या किया, इसने सोचा कि मैं याद रख लूंगा। ठीक है, जितनी भी ये शर्ट्स पैंट्स और भी बहुत तरह तरह की वैरायटी अपने शॉप के लिए लाया, तो इसने कहीं पे कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, ना कुछ लिखा। ठीक है, ऐसे ही क्या होने लगा कि जिस दिन प्रिया आई थी और यहाँ पे 700 रुपए की जो शर्ट है वो खरीद के चली गई थी, ऐसे ही रीमा आई तो 2000 की खरीद के, मतलब अलग अलग लोग खरीद के जा रहे हैं इसकी दुकान से। लेकिन जिस दिन ये खरीद के जाता है उस दिन तक तो इसको याद रहता है, लेकिन 2 दिन 3 दिन बाद इसको याद ही ना रहता कि सोहन कितने की लेके गया था, पंकज कितने वाली शर्ट या पैंट लेके गया था, वो भूल जा रहा है। तो उसका जो है वो सैड हो गया कि अब वो यहाँ पे उसको पता ही नहीं चल रहा कि वो लाया कितने का था। ठीक है, लाया भी था तो उसको कंफ्यूजन हो रही है कि मैं कितने में लाया, फिर मैंने कितने में बेचा, किसको कितने में बेचा, क्या है कुछ पता ही नहीं है। तो इस सारी चीजों से निपटने के लिए ये बहुत सैड हो गया। तो इसने सोचा कि क्यों ना मैं किसी से बात करूं। तो इसने किसी अपने फ्रेंड से बात करी। ठीक है, जो कि कौन था, एक अकाउंटेंट था। ठीक है, इसने अकाउंटेंट से बात करी कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है तो मैं क्या करूं। तो इसके दोस्त ने इसको सलाह दी कि आपको रिकॉर्डिंग करनी चाहिए। तो रोहित बोला कि रिकॉर्डिंग होती क्या है, मुझे तो नहीं पता कैसे होती है। तो अकाउंटेंट जो था हमारा, उसने इसको सारी चीज डिटेल में समझाने के लिए ये पूरी एक्सप्लेनेशन इसको समझाई है। ठीक है, जो अब हम स्टडी करने वाले हैं, आप
समझने वाले हो और आप भी इन चीज़ों को सीखने वाले हो, ठीक है। तो आओ देखते हैं कि उसके फ्रेंड ने रोहित को क्या क्या चीज़ें समझाई ताकि वो आगे चल करके एक अच्छा खासा बिजनेस कर सके और उसे एंड में ये पता चल सके कि उसको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। क्योंकि वो भी घबरा इसीलिए गया था कि उसको यही नहीं पता चल रहा था कि मुझे फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, इसीलिए हम ये सारा काम कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो, स्टडी ऑफ अकाउंटिंग करना स्टार्ट कर दिया किसने? रोहित ने, ठीक है। तो चलो सबसे पहले समझ लेते हैं क्या होता है। आपको याद रखना है, अकाउंटिंग जो होती है वो हम करना सीख रहे हैं, ठीक है। ये अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग किस में पढ़ाई जा रही है? अकाउंटेंसी की बुक में पढ़ाई जा रही है, जो कि अभी आप लोग पढ़ रहे हो, सीख रहे हो अकाउंटिंग क्या होती है। तो अकाउंटेंसी एक बुक है जो क्लास 11th के बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, या फिर अभी आप 11th में आए तो भी आप पढ़ रहे हैं, तो अकाउंटेंसी की बुक में पढ़ते हैं। उसके बाद जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये होता क्या है। तो मैं आप लोगों को पहले ये अकाउंट अभी समझाऊंगी, ठीक है। पहले थोड़ा थोड़ा इंट्रो दे देती हूँ ताकि आप लोगों को जब आगे समझाऊं तो समझ आ जाए। जर्नल क्या होता है, लेजर क्या होता है, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, अभी एक एक करके इसको आराम से समझेंगे। तो आओ सबसे पहले डिफाइन से स्टार्ट करें। अकाउंटिंग इज द सिस्टमैटिक, मतलब उसका फ्रेंड उसको समझा रहा है कि आपको पहले डिफाइन समझनी है, चीजों को समझना है, उसके बाद आप चीजों को कर पाएंगे। तो अकाउंटिंग इज द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट टू द यूजर्स, ठीक है। यानी कि आप सोचेंगे कि आपको समझ में नहीं आया, ठीक है। जो भी स्टूडेंट साइंस बैकग्राउंड से हैं उन लोगों को भी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि अभी नया नया है, लेकिन आप वीडियो को 2-3 बार देखेंगे और आगे तक समझेंगे तो ये पिछला भी आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत आएगी क्योंकि बिल्कुल नया है, आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी अभी। अकाउंटिंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है जिसमें हम चीजों को रिकॉर्ड करते हैं, जबकि रोहित ने रिकॉर्डिंग नहीं की थी। तभी सबसे पहले रिकॉर्डिंग होती है, फिर उसकी क्लासिफाइंग होती है, फिर उसकी समरी बनाई जाती है, फिर एनालाइज किया जाता है कि हम लोग कहाँ तक पहुंचे हैं, फिर इंटरप्रेटिंग करना, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, एंड कम्युनिकेटिंग करना, यानी कि यूजर्स तक, यूजर से डिस्कस करना कि हम लोग कहाँ पे हैं, हमारा रिजल्ट क्या निकला, प्रॉफिट या लॉस, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस पूरी डिफाइन को क्लियर करने के लिए आपको फीचर समझने पड़ेंगे, तो डिफाइन अपने आप समझ आ जाएगी, ठीक है। तो देखो, फीचर बोलो, कैरेक्टरिस्टिक बोलो, एट्रीब्यूट्स बोलो, पेपर में काफी इंपॉर्टेंट है, ये आता है ये क्वेश्चन। फीचर, कैरेक्टरिस्टिक, एट्रीब्यूट्स तीनों एक ही चीजें हैं। क्या होती हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखो, मैंने इसको याद करने की एक ट्रिक बनाई है। इतना महंगा रसगुल्ला, चलो सोडा पियेंगे, ऐश चिल करेंगे। दोबारा सुनो, इतना महंगा रसगुल्ला, चलो सोडा पियेंगे, ऐश चिल करेंगे। तो ये याद करने की ट्रिक है। स्टार्टिंग के वर्ड्स लिए हैं, आई से मैंने इतना लिया है, एम से हमारा महंगा है, आर से रसगुल्ला है, सी से क्लासिफाइंग है। उसके बाद आते हैं हम समराइजिंग एंड एनालाइजिंग पे, तो उससे मैंने बनाया है ऐश चिल करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अभी, ठीक है, चिल करेंगे साथ में है, ठीक है। सो अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट से कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। जी, हमारा जो अकाउंटिंग होता है उसमें हमने पहले पढ़ा कि आइडेंटिफाई करना होता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट को। जी, वो क्या होता है? तो बहुत सिंपल है, हमें जो भी इवेंट हो रहे हैं वो मनी की टर्म्स में होने चाहिए, तो ही हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, वरना अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जैसे मैं रोहित की बात करूं तो वो अपने बिजनेस में क्या कर रहा है, सामान खरीद के लाया, शर्ट्स खरीद के लाया, पैंट खरीद के लाया, बेच रहा है उसको, यानी कि वो पैसों में मेजर हो सकती है, यानी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि वो चीज मनी की टर्म्स में है कि नहीं। अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेती हूं, हमने कच्चा माल खरीदा, सेल कर दी, हमने सामान को बेच दिया, जैसे कि रोहित का एग्जांपल भी दिया था मैंने अभी, तो वो सारे क्या है, मनी की टर्म्स में हैं, ओके। सेकेंड थिंग इज मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन। हम लोगों को उसी चीज को मेजर करना है। मेजर किस में करना है? अपनी कंट्री की करेंसी में। जैसे हमारी इंडियन करेंसी कौन सी है, रुपीज है, ठीक है। तो हम लोग जब भी अकाउंट्स बनाएंगे तो किसमें हम वैल्यू निकालते हैं, रुपीज में हमारा आंसर आता है। क्यों? क्योंकि हम इंडियन करेंसी की बात कर रहे हैं, तो मेजरिंग किस में करेंगे, रुपीज में। इसमें एक चीज आती है कि क्या चीज रिकॉर्ड नहीं होती। अब आप सोचेंगे कि मनी के टर्म्स में जो है वो तो रिकॉर्ड कर लेंगे, लेकिन जो बाकी आइटम्स होते हैं उसका क्या करेंगे? तो देखो, उसका क्या करना होता है, जैसे मान लो कोई मैनेजमेंट टीम है, ठीक है, वो बहुत ही अच्छा काम करती है, उसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, तो हम क्या उसको अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे?
तो हम उसको अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि हम इसको मनी में मेजर नहीं कर सकते। अगर एक पर्सन है, फॉर एग्जाम्पल कोई टीचर है, वो बहुत अच्छा पढ़ाती है, तो क्या हम उसको रिकॉर्ड करेंगे? तो उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आता है रिकॉर्डिंग करना। पहले हमने चीज़ों को आइडेंटिफाई करा कि क्या वो मनी की टर्म्स में है या नहीं, फिर हमने देखा कि हमारी करेंसी के मुताबिक हम उसको लिखेंगे, मेजर करेंगे, उसके बाद रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड किस में करते हैं? हमारे जो अलग अलग तरीके के अकाउंट्स बनते हैं उसमें हम रिकॉर्ड करते हैं, जिसको हम प्राइमरी ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं, जिसे बोलते हैं जर्नल। अभी हम देखेंगे जर्नल किस तरीके से बना था, मैं बताऊंगी आपको। रिकॉर्डिंग मतलब सबसे पहला अकाउंट जहां पे रिकॉर्डिंग होती है उसको हम जर्नल बोलते हैं। जर्नल के बाद लेजर। आपको बस इतना अभी याद रखना है, आगे हम डिटेल में ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं, बस अभी आप इतना याद रखो। जैसे आप क्लास फर्स्ट में जाते हैं, वो आपकी कौन सी है? प्राइमरी क्लास है। उसके बाद आप सेकंड में जा रहे हैं तो वो समझ लीजिए लेजर है, यानी जर्नल के बाद आपको लेजर बनाना है, ठीक है। इतना क्लियर है? क्लासिफाइंग मतलब लेजर बनाना है। अब इसको समझने के लिए पहले हम पीछे समझ लेते हैं, उसके बाद आगे मैं आपको अकाउंट दिखाऊंगी किस तरीके से बनते हैं। उसके बाद आता है समराइजिंग, यानी कि इसमें ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना। जैसे रोहित को बहुत दिक्कतें आ रही थी, वो बेचारा उदास हो गया था, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम डायरेक्ट नहीं बनाते, पहले जर्नल बनाते हैं, फिर लेजर बनाते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, उसके बाद ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस से हमें क्या पता चलता है साल के एंड में? प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ठीक है ना। तो उसके बाद आती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या बताती है? हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बताती है, वो भी हम देखेंगे बैलेंस शीट कैसे बनती है। इतना आपको समझ आ गया? चलो अब इसके अकाउंट फटाफट से देख लेते हैं कि किस तरीके से ये बनता है। देखो जर्नल कैसे बनता है, इस तरीके से अकाउंट होता है। यहाँ पे डेबिट होता है, यहाँ क्रेडिट होता है। डीआर मतलब डेबिट है, सीआर मतलब क्रेडिट है। मैं लिख रही हूँ, डीआर मतलब डेबिट, सीआर मतलब क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट पे हमारी पूरी अकाउंट्स चलती है। अभी एक एक चीज और क्लियर होती जाएगी। तो जर्नल में हमारा डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, ये हमारा पर्टिकुलर्स है, ठीक है। यहाँ पे फिर से क्या आ गया? लेजर आ गया। लेजर बनाते हैं। अब जी लेजर क्या होता है? जर्नल के अंदर सपोज हम बहुत सारी एंट्रीज करी है हमने, ठीक है। जैसे जो हमारा राम है, राम ने कोई शर्ट खरीदी है, या फिर सीता ने गुड्स जो है मतलब कैश दिया है, मतलब इस तरीके की जो भी एंट्रीज यहाँ आएंगी वो सारी अलग अलग अकाउंट में जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे राम की एंट्री भी आई थी, सीता की आई थी, कैश की आई थी। तो ये जो अलग अलग नाम से है जो है, इनके अलग अलग अकाउंट बनेंगे। सपोज राम है तो यहाँ पे राम का लेजर बनेगा, सीता है तो सीता का अलग बनेगा, कैश का है तो कैश का अलग बनेगा। तो लेजर मतलब अलग अलग। लेजर आपको समझ आ गया? लेजर मतलब यहाँ पे हम लोग क्लासीफाई कर रहे हैं, यानी कि चीजों को क्लासीफाई करना, यानी जर्नल से अलग अलग एंट्रीज को उठा के अलग अलग अकाउंट बना देना। आपको याद रहेगा, इस तरीके से मैं बना रही हूँ, ठीक है। अलग अलग अकाउंट्स बनाने को ही हम लोग लेजर बोलते हैं। उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाना, यानी इसमें भी डेबिट क्रेडिट होता है, पर्टिकुलर्स ले लिया, वो आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी इतना समझ लो। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, मतलब हमारे अगर खर्चे कम हैं और सेल ज़्यादा है तो हमारे को प्रॉफिट हुआ है, ठीक है ना। क्योंकि खर्चे कम है, सेल ज़्यादा है तो मुनाफा है, फायदा है। लेकिन अगर खर्चे ज़्यादा हैं और इन सेल कम है तो हम लॉस में हैं, जो कि साल के एंड में पता चलता है, ठीक है। तो ये हमारी बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट इस तरीके से आ गया और डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल आप समझो, जो राइट हैंड है मेरा, राइट हैंड में हमारी राइट साइड पे हमारी एसेट्स आती हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे लाइबिलिटीज आती हैं। एसेट मतलब इतना याद रख लो, जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट देती है, फायदा देती हैं, वो सारी एसेट्स होती हैं। लाइबिलिटी का मतलब है जो कर्जा, जो हमने कर्जा उठाया, जैसे कोई लोन लिया है तो हम लोगों को पे करना पड़ेगा, ये हमारा कर्जा है, ठीक है। और एसेट क्या है? जो फ्यूचर में फायदा देती है, जैसे कि फर्नीचर, कैश, ये सब, ठीक है। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं। समराइजिंग आपको समझ आ गया होगा। बैलेंस शीट ये सारे मैंने बता दिए किस तरीके से अकाउंट्स बनते हैं, इनको हम फाइनल अकाउंट भी बोलते हैं। एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन, ठीक है, यानी जब हमने समरी बना ली, बैलेंस शीट से हमें पता लग गया कि हम लोग फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है हमारी। फाइनेंशियल पोजीशन कैसे पता चलती है? कि अगर हमारे कर्जे कम हो, लाइबिलिटी कम है और एसेट ज़्यादा है, संपत्ति ज़्यादा है, तो यानी कि हम लोग क्या है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी है, ठीक है। लेकिन अगर हमारे कर्जे ज़्यादा है और एसेट्स कम है तो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो इतना याद रखना है कि आपको जैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस पता चल जाता है, अपनी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पता लगने लगती है, तो आप चीज़ों को एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। यूजर ऑफ फाइनेंशियल डाटा कैन बी मेक अ मीनिंगफुल जजमेंट, एक मीनिंगफुल जजमेंट निकालते हैं कि जी भाई अगर लॉस हुआ है तो किस वजह से हुआ, क्यों हुआ, अगर फायदा हुआ है तो और आगे बढ़ते हैं। तो यूजर्स होते हैं, तो यूजर्स तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना। अब यूजर्स कौन से होते हैं? एक होते हैं इंटरनल, एक होते हैं एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल मतलब
कंपनी बिजनेस के अंदर वाले लोग वो सारे इंटरनल का पार्ट है, और जो ऑर्गेनाइजेशन यानी बिजनेस के बाहर वाले हैं वो सारे एक्सटर्नल होते हैं। अब अंदर कौन होता है? मालिक हो गया, मैनेजमेंट हो गया, जो कि चीज़ों को डिसाइड करता है। और एक्सटर्नल में कौन आते हैं? एम्प्लॉय हो गए, वर्कर हो गए, बैंक हो गए, इन्वेस्टर हो गए, या फिर पीआई मतलब पोटेंशियल इन्वेस्टर हैं जो कि सोच रहे हैं अभी इन्वेस्ट करने का। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि हमें पैसा प्रोवाइड करते हैं। पब्लिक हो गए, जनता हो गई, ये सारे कौन है? बिजनेस के बाहर वाले लोग सारे एक्सटर्नल हैं। ठीक है, तो अगर लॉस हुआ है या कुछ भी प्रॉब्लम हुई है तो हम इन लोगों से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज कम्युनिकेटिंग, जो बिल्कुल लास्ट है हमारा। एप्रोप्रिएट डिसीजन में बी टेकन एज अ एप्रोप्रिएट टाइम। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हमें लॉस हो रहा है तो अगर हमने सही टाइम पे डिसीजन ले लेना है कि जी इस बार अगर इतना लॉस हुआ तो अगली बार नहीं होना चाहिए। अगर प्रॉफिट हुआ है तो और कैसे इसको और बढ़ा सकते हैं, कैसे हम अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को और बेटर कर सकते हैं। तो ये कम्युनिकेटिंग का पार्ट होता है कि और अच्छा कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं यूजर से ताकि हम और आगे बढ़ जाएं। आई होप आपको क्लियर है। एक बार फटाफट से रिविजन करेंगे, अब डिफाइन देखेंगे। अब डिफाइन आपको 110% समझ आएगी। अकाउंटिंग क्या है? एक सिस्टमैटिक प्रोसेस था जिसमें हम चीज़ों को पहले क्या कर रहे थे? रिकॉर्ड कर रहे थे, रिकॉर्डिंग कर रहे थे, फिर उसकी क्लासीफाइंग करी हमने। यानी कि पहले हम लोगों ने एनालाइज किया मनी की टर्म्स में है या नहीं, फिर हमने उसी चीज़ को क्या किया? जर्नल बनाया, जर्नल बाद लेजर बनाया, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, बैलेंस शीट वगैरह बनाई, फिर उसके बाद देखा यानी कि फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है कैसी नहीं है। उसके बाद एक्सटर्नल यूजर्स और इंटरनल यूजर्स के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करी, और एक टाइम पे आगे कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट टू द यूजर थ्योफ, और एक टाइम पे आगे सही टाइम पे सही डिसीजन ले लेना। तो यही सारा प्रोसेस था अकाउंटिंग का, जो कि बिल्कुल आपको फीचर से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं ऑब्जेक्टिव्स पे। ऑब्जेक्टिव्स क्या कहते हैं? तो देखो, ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य है। अकाउंटिंग का भी कोई उद्देश्य होता है जो कि आज हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला है मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। इसको याद रखने की ट्रिक क्या है? मेरा दिल धड़केगा पुराने प्यार के लिए, प्यार के लिए साथ में है। ये कोर्स इसीलिए बनाया जा रहा है, कुछ मोटिव नहीं है इनके पीछे, बस याद करने की ट्रिक है ताकि आप लोगों के जो भी बच्चे के एग्जाम्स आ जाते हैं वो एट अ टाइम वीडियो देखते हैं तो फिर वो समझ तो आ जाता है उन लोगों को, बट याद नहीं रहता, तो उनको लिए ट्रिक बनाई है मैंने ताकि याद रह जाए। तो उद्देश्य यही है, मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, यानी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाना। ठीक है, रिकॉर्ड्स बनाने हैं अकाउंटिंग के। ठीक है ना, उसके बाद डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि जब हम अकाउंट्स बना लेंगे तो कहीं ना कहीं आगे जाके क्या पता चलेगा? प्रॉफिट एंड लॉस पता चल जाएगा, या प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। उसके बाद डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, और आपको मैंने अभी बताया था फाइनेंशियल पोजीशन कैसे पता चलती है? बैलेंस शीट से पता चलती है हमें। ठीक है ना, तो उसके बाद आता है प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू द यूजर्स, यानी कि यूजर्स तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है, जैसे एक्सटर्नल और इंटरनल। उसके बाद है प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट, कहीं ना कहीं हमारी बिजनेस की एसेट को भी प्रोटेक्ट करके रखना भी हमारा अकाउंटिंग का उद्देश्य होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम एसेट को प्रोटेक्ट करके नहीं रखेंगे तो बिजनेस लंबे समय तक नहीं सरवाइव करेगा। नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। तो फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग क्या है आप वो समझ लें। इसके लिए मैंने ट्रिक बनाई है, मेरा प्यारा मामा चेन्नई आया। ठीक है, मेरा प्यारा मामा चेन्नई आया। एम से मतलब है मेंटेनिंग, पी से मैंने प्रिपरेशन है, एम से मीटिंग है, सी से कम्युनिकेटिंग है, ए से असिस्टेंस है। ठीक है, तो आप अगर ये समझ लेंगे तो एडवांटेज इन्हीं से बन जाएंगे, फीचर फंक्शन को मिला के ही बन जाएंगे, तो याद करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने लिखा भी नहीं है। तो मेंटेनिंग सिस्टमैटिक अकाउंटिंग मतलब रिकॉर्ड्स को बिल्कुल सिस्टमैटिक लगाना है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करना है। ये नहीं कि 4 दिन आपने रिकॉर्डिंग करी और 5वें दिन नहीं करी। रोहित ने तो बिल्कुल नहीं की थी, इसलिए वो परेशान हो गया था। और कभी कभार क्या होता है, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं, तो बिल्कुल भूलना नहीं है, अप टू डेट रहना है, सिस्टमैटिक तरीके से बनाना है, इसलिए इसको प्राइमरी फंक्शन भी बोला गया है। उसके बाद फाइनल अकाउंट बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट वगैरह प्रिपेयर की जाती है ताकि आप लोगों को एक टाइम पे आके पता चल सके, जो मैंने आपको अभी समझाया। मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स, कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं, वो भी हमें फुलफिल करनी पड़ती है, जैसे जीएसटी, इनकम टैक्स, कंपनीज एक्ट, ये सब लेके चलना होता है। उसके बाद आता है कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, ये भी आपको अभी अच्छे से क्लियर करा दिया। एक्सटर्नल इंटरनल यूजर के साथ कम्युनिकेट करके रहना ताकि हमें चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी। अगर हमें लोन लेना है तो बाहर जाके लोन कैसे मिलेगा, अगर हमारे अगर हमारी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है तो ही तो हमें बैंक लोन देगा। तो ये किसका पार्ट बन जाता है? कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, कि हमारे को अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, प्रॉफिट हो रहा है हमारी कंपनी को, हमारी गुडविल अच्छी है, तो कहीं ना कहीं बैंक भी हमें लोन देगा, अदरवाइज तो हमें कौन ही लोन देगा। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल यूजर तक भी इन्फॉर्मेशन जरूर पहुंचती है क्योंकि हमारा डेटा चेक करते हैं। असिस्टेंट टू मैनेजमेंट है, डिसीजन मेकिंग के काम आता है, क्योंकि देखते होंगे आप स्कूल में भी आपका जो मैनेजमेंट होता है वो हर चीज़ के डिसीजन लेता है। तो ऐसे बिजनेस का भी डिसीजन कौन लेता है? मैनेजमेंट लेता है, कि अगर प्रॉफिट हुआ तो और आगे कैसे और प्रॉफिट बढ़ाया जाए, अगर लॉस हुआ तो उसको ठीक कैसे किया जाए।
एडवांटेजेस वगैरह एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग के ऊपर, ठीक है, कि अकाउंटिंग के भी कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ फायदे हैं, कौन कौन से हैं। वैसे तो आप लोग फंक्शंस में से भी कुछ पॉइंट सेम लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो फायदे, सबसे पहले फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये मैंने आपको अच्छे से अभी क्लियर करा दिया कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्यों होता है। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट बिजनेस होता है क्योंकि इससे हमारे को प्रॉफिट एंड लॉस निकलता है, फाइनेंशियल पोजीशन, वही सेम पॉइंट आप लिख सकते हैं। ये रिप्लेस मेमोरी करता है, यानी मेमोरी को रिप्लेस करता है। इसका बेस्ट एग्जांपल रोहित था। रोहित ने रिकॉर्डिंग नहीं की थी, लेकिन जब से वो रिकॉर्डिंग करने लगेगा तो उसको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से ये मेमोरी को भी रिप्लेस कर देता है। अगर हम अकाउंटिंग करने लग जाते हैं, डे बाय डे हर एक चीज को रिकॉर्ड करते हैं, तो हमें मेमोरी ये रिप्लेस करता है। तीसरा कंपेरेटिव स्टडी है। कंपेरेटिव स्टडी क्यों है? क्योंकि हम लोग यहाँ पे कंपेरिजन भी कर लेते हैं। क्यों? एक साल को पिछले सालों से, यानी कि अगर इस साल हमारे को प्रॉफिट जो हुआ है सपोज 30,000 हुआ है और पिछले साल कितना हुआ था, तो हम लोग कंपेयर कर लेंगे कि ज्यादा हुआ था या कम हुआ था। तो कंपेरेटिव स्टडी यानी कंपेरिजन करने के बहुत काम आता है अकाउंटिंग, ठीक है। एविडेंस इन कोर्ट है। एविडेंस इन कोर्ट क्यों है? क्योंकि सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ्टन एक्सेप्टेड बाय कोर्ट एज अ गुड एविडेंस। ये एक गुड एविडेंस भी है कि अगर कोई धोखाधड़ी कुछ भी हो जाती है तो आपके पास सबूत होगा, आपके पास अकाउंटिंग की पूरी लिस्ट होगी, तो आप आराम से एज अ एविडेंस दिखा सकते हैं। आई होप आपको क्लियर है। अब हम समझते हैं लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग क्या है, जिसको याद रखने की ट्रिक है फिट, FITTT फिट है, ठीक है। तो ये बुराई है हमारी अकाउंटिंग। सबसे पहला पॉइंट है अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। अब फुल्ली एग्जैक्ट क्यों नहीं है? कुछ एग्जांपल्स लेती हूँ मैं आप लोगों को। जैसे अगर हमें प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है, अगर हमने कोई भी एसेट खरीदी है, ठीक है, अब कोई एसेट खरीदी है, अब हम मान के चलते हैं कि वो 10 साल तक चलेगी, जबकि वो हो सकता है कि 7 साल चले या 20 साल चले, तो ये हमारी जो अजम्पशन है वो ज़्यादा कम हो सकती है, तो इसलिए वो एग्जैक्ट नहीं है जो कि हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं। जैसे हम लोगों ने कोई भी एसेट खरीदी है और वो कहीं ना कहीं डेप्रिशिएट होती है, उसकी वैल्यू गिरती रहती है, तो हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं। हमें लगता है कि एक टाइम पे आके वो वैल्यू जो है वो बिल्कुल जीरो हो जाएगी, ठीक है, बट कहीं ना कहीं थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं एट दी एंड हमें, तो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, हमें नहीं पता कितने साल तक ये चलने वाला। अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन क्या होता है? जैसे मान लो अगर हम कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हैं जिसमें हम कुछ भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, और ये मान के चल रहे हैं कि हमें तो बिजनेस चलाते रहना है, चलता रहेगा बिजनेस, हर चीज सही से फॉलो हो रही है, डेप्रिसिएशन लग रहा है तो वो भी ढंग से लग रहा है, बट एक टाइम पे आगे वो सब कुछ ट्रू एंड फेयर बताएगा, तो ऐसा नहीं है, अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन होती है। तीसरा है अकाउंटिंग इग्नोर द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। ये हमारे क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को भी इग्नोर करता है। जैसे किसी मैनेजमेंट की स्किल हो गई, कोई किसी पर्सन की क्वालिटी है, कोई इंडस्ट्रियल रिलेशन है, पब्लिक रिलेशन, सबको इग्नोर करता है, सिर्फ पैसों वाली चीजों को ही रिकॉर्ड करता है, तो ये भी एक अकाउंटिंग की बुराई है। उसके बाद आता है इग्नोर द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। अगर प्राइस लेवल जो चेंज हो जाता है उसको भी इग्नोर करता है। मान लीजिए अगर मैंने कोई एसेट अगर 30,000 में खरीदी है और उसका प्राइस बढ़ जाता है, 40 हो जाता है, तो वो भी इग्नोर करेगा। बढ़ने कम होने से कोई मतलब नहीं, जिसपे हमने खरीदा उसी पे रिकॉर्ड करता है, वो भी अकाउंटिंग के। उसके बाद आता है मे लीड्स टू विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट, यानी कि अकाउंट्स को किसी तरीके से वो छिपा लेते हैं, यानी कि बहुत सारी चीजें हाइड कर देते हैं। अगर लॉस आ रहा है तो उसको हटाना शुरू कर देते हैं, एसेट ज्यादा दिखाना शुरू कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी दिखे। तो ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए, जो कि अकाउंटिंग की बुराई है। तो इससे हमारे को करेक्ट ट्रू एंड फेयर पोजीशन नहीं पता लगती है अपनी, और साथ ही साथ प्रॉफिट एंड लॉस भी सही से नहीं निकलता। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग 3 है। पहला फाइनेंशियल है, कॉस्ट है, मैनेजमेंट है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, कॉस्ट आप आगे पढ़ेंगे, मैनेजमेंट भी आगे पढ़ेंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं? क्या है फाइनेंशियल अकाउंटिंग? कि हम चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहे हैं, सारे इवेंट्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं, उससे प्रॉफिट एंड लॉस पता लग रहा है, बैलेंस शीट वगैरह बना रहे हैं, वो सारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट है। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है आप लोगों को पता है? नहीं पता तो मैं बताती हूँ। इट इज द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। ये भी एक ब्रांच है जो कि डील करती है कॉस्ट के साथ, कि कैसे एक प्रोडक्ट की कॉस्ट आती है, कैसे उसको कॉस्ट को कम करना है, कैसे कंट्रोल करना है। फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट की कॉस्ट को कैसे कम करना है, कैसे ठीक करना है, वो सारी चीजें हम कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे। मैनेजमेंट में क्या होता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो भी एक ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है जो कि कंसर्न करता है जनरेट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू फंड, कॉस्ट, प्रॉफिट, इन सबको कहीं ना कहीं जनरेट करना, इनके बारे में बताना, वो सारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट है। डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। बुक कीपिंग को आपको याद रखना है अकाउंटेंट वाले भैया से, और अकाउंटिंग को याद रखना है सीए वाले भैया से, ठीक है। कैसे? आपको डिफाइन से याद रखना है। जब मैंने आप लोगों को डिफाइन कराई थी, डिफाइन अगर याद है तो ये पॉइंट्स याद हो जाएंगे। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था ना, यहाँ पे क्या होता है? मेजरिंग, मेजरिंग और सी फॉर क्लासीफाइंग। मेजरिंग और क्लासीफाई करने तक का काम जो होता है यहाँ पर, वो सारा कौन करता है? बुक कीपिंग करता है। जबकि समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग और कम्युनिकेटिंग, ये सारा प्रोसेस हमारा अकाउंटिंग में आ जाता है, ठीक है।
अब ये है क्या, ये प्राइमरी स्टेज है, ये सेकेंडरी स्टेज है, ये जूनियर स्टाफ करता है, ये सीनियर करता है। बस आपको इतना याद रखना है, जब आप मेजरिंग करते हैं, चीज़ों को मेज़र करने का काम है और क्लासीफाई करने का, यानी कि मेन जो छोटा छोटा काम है वो तो जूनियर स्टाफ कर ही लेगा, कि कोई भी चीज़ को अगर देखना है कि वो मनी की टर्म्स में है या नहीं, करेंसी में कैसे लिखना है, ये सब तो नॉर्मल कोई भी कर लेगा, ठीक है, ज़्यादा पढ़े लिखे की ज़रूरत नहीं होती। बट जो बाद के अकाउंट्स जो है उनको फाइनलाइज करना, एनालाइज करना, इंटरप्रेटिंग करना, फिर एंड में रिजल्ट निकालना, वो सारा काम किसका है, अकाउंटिंग का है, ठीक है ना, क्योंकि वो एक हाई लेवल हो जाता है। तभी ये सेकेंडरी है कि पहले बुक कीपिंग होती है, उसके बाद ही अकाउंटिंग होती है। ऐसे थोड़ी ना है कि पहले हम लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिया, उसके बाद हम देख रहे हैं जी ये तो मनी की टर्म्स में है या नहीं है, तो यानी पहले हम लोग ये काम करते हैं, उसके बाद ही ये करते हैं, ठीक है। इसीलिए डिफाइन को मैंने यहाँ ब्रेक करके लिखा है। डज नॉट रिक्वायर स्पेशल स्किल, इसमें स्पेशल स्किल की जरूरत नहीं होती है, और इसमें रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि इसमें हाई लेवल तक काम करना होता है। क्यों, आपको मैंने अभी बता दिया। नेक्स्ट इज क्वालिटेटिव फीचर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। कौन कौन से क्वालिटेटिव फीचर है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के, तो 4 हैं, रिलेबिलिटी, रेलेवेंस, अंडरस्टेबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी। तो आपको याद रखना है रिवर रोड अंडर कंट्रोल, रिवर रोड अंडर कंट्रोल से इसको याद रखना है। इसमें क्या होता है, रिलेबिलिटी का मतलब क्या होता है, रिलेवेंस मतलब क्या होता है, एक एक करके इसको समझते हैं और फटाफट से इस जो यूनिट है इसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो देखो, रिलेबिलिटी मतलब होता है कि मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं होनी चाहिए अकाउंट्स के अंदर, यानी कि फ्री फ्रॉम बायसनेस होनी चाहिए, मटेरियल एरर्स नहीं होने चाहिए। ये नहीं है कि हम जो है अपना प्रॉफिट ज़्यादा दिखाए जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो रिलेबिलिटी होनी चाहिए। सेकेंड इज रिलेवेंस। रिलेवेंस में क्या होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग में काम आता है। अगर हमने अपने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मस्ट बी रिलेवेंट टू द यूजर्स, इस तरीके से इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि जो डिसीजन लेने वाला जो मैनेजमेंट है वो इजीली डिसीजंस को ले पाए, उसको मदद मिले। उसके बाद अंडरस्टेबिलिटी। अंडरस्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि हम लोग क्या करते हैं, चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, मतलब ऐसे अकाउंट्स तैयार करने हैं कि अगर बाहर से भी कोई ऑडिटर आ रहा है तो उसको आराम से हमारे अकाउंट्स ईजिली समझ में आए, मतलब ऐसे तैयार करने हैं जो बिल्कुल अंडरस्टेबिलिटी वाले हों, अंडरस्टैंड हो जाए ईजिली। एंड लास्ट इज कंपेरेबिलिटी। कंपैरिजन करना। कंपैरिजन 2 तरीके से हो सकता है, या तो अपनी कंपनी का अपनी कंपनी से ही करना, या फिर अपनी कंपनी को दूसरे से करना। तो इसमें 2 आ जाते हैं, मैं लिख रही हूँ। एक होता है इंट्रा, एक होता है इंटर, ठीक है। आपको बस इतना याद रखना है, इंट्रा मतलब एक कंपनी अपने प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट से कंपेयर कर रही है, अपनी एसेट से कंपेयर कर रही है, तो इंट्रा फर्म कहलाता है। इंटर मतलब अपनी कंपनी जब दूसरे कॉम्पिटिटर या दूसरी किसी और इंटरप्राइज से कंपैरिजन करती है तो उसे इंटर फर्म कंपैरिजन बोलते हैं। क्लियर है, सब बता दिया है। सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग 2 होते हैं, एक डबल एंट्री जो हम लोग पढ़ रहे हैं, हमारी बुक का नाम भी यही है। सिंगल एंट्री सिस्टम है। सिंगल एंट्री मतलब एक तरफा, या तो पैसे आने की एंट्री या तो जाने की। इससे हमें ट्रू एंड फेयर पोजीशन नहीं पता लगती, क्योंकि जब तक दोनों चीजें नहीं पता होंगी प्रॉफिट लॉस नहीं निकलेगा, ठीक है। इसीलिए डबल एंट्री बेस्ट होती है। क्यों, क्योंकि इसमें 2 फोल्डेड होता है, डेबिट भी और क्रेडिट भी, पैसा आना भी और जाना भी, सब कुछ यहाँ पे पता लगता रहता है, ठीक है। क्लियर है आपको। उसके बाद चलते हैं फीचर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री ज्यादा पूछा नहीं जाता, अगर पूछा भी जाएगा आप लोगों के एग्जाम्स में तो आप बना के इजीली लिख देंगे कि उसकी ज्यादा से ज्यादा बुराई ही होती है सिंगल एंट्री सिस्टम की। और आप लोगों को अब चलते हैं फीचर और डबल एंट्री सिस्टम पे। तो फीचर्स क्या है, कंप्लीट रिकॉर्ड तैयार करता है, 2 फोल्ड एक्सपेक्टेड डेबिट क्रेडिट, अभी बताया सेम चीज है, वही सब लिखनी है। एडवांटेजेस क्या है डबल एंट्री सिस्टम के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझ लिया, सीए डैट से इसको याद रखना है। कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन है, क्योंकि दोनों तरफा होता है। अर्थमेटिक एक्यूरेसी अकाउंट की इंश्योर्ड हो जाती है, क्योंकि दोनों पता लगता रहता है, पैसा आना है, कितना जा रहा है, प्रॉफिट लॉस आराम से निकाल लेंगे, फाइनेंशियल पोजीशन पता लगती रहेगी। प्रॉफिट लॉस वही पॉइंट आ गया, फाइनेंशियल पोजीशन फिर से वही पॉइंट आ गया जो मैं आपको पढ़ाती आ रही हूँ। डिटेल फॉर पर्पस ऑफ कंट्रोल, किस तरीके से चीज़ों को कंट्रोल करना है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स और भी हो सकते हैं, बट मैंने आपको जो मेन था वो सारा कुछ करवा दिया है। मैंने आप लोगों को पूरा यूनिट कवर करवा दिया है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है आराम से कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से। थैंक यू सो मच।